वेलकम इन दिस पॉडकास्ट। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं रिनाउंड फिजिक्स लेक्चरर जो रिसेंटली प्रमोट हुए हैं एज ए प्रिंसिपल, श्री अरशद हुसैन देव साहब, जो रिसेंटली प्रमोटेड हुए हैं प्रिंसिपल और पोस्टेड हैं गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सालर अनंतनाग में। तो इनको रिसेंटली नेशनल बेस्ट साइंस टीचर अवार्ड भी मिला है। इनसे ही हम जानेंगे कि किस तरह से इनको अवार्ड मिला और कितना काम किया इन्होंने एज ए साइंस टीचर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। तो इनसे जानते हैं। जहाँ तक मेरी मुझे जो अवार्ड मिला उसकी बात है, मेरा ये काम तो काफ़ी देर से है। जहाँ तक मुझे याद है कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं था, प्राइवेट स्कूल में था, तो वहीं से मैंने ये जो साइंस एक्टिविटी की जर्नी शुरू हुई। तो वहाँ से आते-आते अ, इस साल तो उन्होंने शायद ये मुझ में देखा कि मेरा अच्छा खासा काम है, कंट्रीब्यूशन है, तो इस साल उन्होंने मुझे इसके लिए सेलेक्ट किया। और इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन है, और इसके अलावा नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस टीचर साइंटिस्ट है, इसी तरह एपीजे अब्दुल कलाम काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक टेक्नो फेस्टिवल करती है हर साल, और उसमें से ऑल ओवर इंडिया से अलग-अलग स्टेट से, सभी स्टेट से नहीं, कहीं कुछ-कुछ स्टेट से वो उन टीचर्स को अवार्ड देते हैं जिन्होंने साइंस के फील्ड में, खासकर साइंस कम्युनिकेशन के फील्ड में अच्छा खासा काम किया हो। दूसरा हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि किस तरह से बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज और मिडिल स्टेज से ही बच्चों के अंदर इन्फ्यूज़ करें हम। क्या-क्या स्ट्रेटजीज़ एक टीचर की रहनी चाहिए कि फाउंडेशनल स्टेज से ही बच्चों के अंदर जो है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट हम डेवलप कर सकें? जहाँ तक साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात है, तो इसके लिए मैं नहीं मानता कि उसको नीट के लिए अपने अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट लाना चाहिए, या उसको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना इसलिए पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से हर आदमी को, हर बच्चे में, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग, उसमें रेशनल थिंकिंग, उसमें लॉजिकल थिंकिंग, ये चीज़ें हमको डेवलप करनी चाहिए, और होती भी हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। लेकिन अर्ली एज में आपने बात की, तो मैं मानता हूँ कि हमारे टॉयज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्ली एज में। लाइफ में हम बचपन से, हमारे माँ-बाप हमको अलग-अलग खिलौने देते हैं। आपको पता है खिलौने 2 तरह के होते हैं, एक डाइवर्जेंट खिलौना होता है, कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट मतलब एक खिलौना है जिसको आप नॉर्मली खेलते हैं, तो वो अपनी शेप नहीं बदल सकता, नॉर्मल सा एक डॉल है। बट दूसरा एक खिलौना होता है कि जिसको आप अलग-अलग शेप दे सकते हैं, जैसे बॉक्सेस हैं, उनकी वजह से आप एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं। तो जब आप इस तरह का खिलौना, जो डाइवर्जेंट खिलौना है, वो अपने बच्चों को उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो क्या होता है कि वो, उसके सामने एक प्रॉब्लम होती है, फिर उस प्रॉब्लम को वो समझता, और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता, जो भी उसके पास टूल्स है उन्हीं का इस्तेमाल करके। अब आप कहोगे कि सभी माँ-बाप अपने बच्चों को ऐसे टॉयज़ कहाँ से लाके दें? कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप, आपके पास एक नॉर्मल कागज़ का शीट है। मुझे याद है मेरे बचपन में मेरे फादर मुझसे कहते थे, वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो कहते थे कि भई उन्होंने मुझे बोट बना के दी, तो आप पूरा ध्यान रखो कि बोट कैसे बनानी। वही कागज़ का पीस उन्होंने लिया, उसने उसका बॉल बनाया। कागज़ का बॉल पूरा, उसमें हवा भी भरते हैं, तो एक शेप लेता बॉल की। फिर उसी का उनने बोट बना ली, बॉल बनाया, उसका जहाज़ बनाया, और उसी का उसने एक बास्केट भी बना ली। तो मैं अपने फादर से काफ़ी इम्प्रेस हुआ, मैंने कहा आपने कहाँ से सीखा? उन्होंने कहीं से सीखा होगा, लेकिन जब आप उन चीज़ों को एक नॉर्मल पेज से अलग-अलग चीज़ सिखाना शुरू करते हैं अपने बच्चे को, लेकिन कैसे सिखाएँगे? अगर आप उसको कुछ देने वाले हो, यानी छोटा बच्चा माँगता है, अलग-अलग डिमांड करता है, आप उसको, उससे कहें कि हम आपकी डिमांड तभी पूरी करेंगे, अगर ये मेरी चैलेंज आप एक्सेप्ट करते हो। एक तो उसको चैलेंज मिली, और दूसरा उसको एक प्रॉब्लम को, एक प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उसको सोचना पड़ेगा कि मेरे फादर ने कैसे बनाया, तो मैं कैसे बनाऊँ? और फिर फादर कहता अगर मैंने 3 चीज़ बनाई, अगर तू इससे भी डिफरेंट बना के देगा, तो मैं आपसे और खुश हो जाऊँगा, और तू माँगे ये भी चीज़ दूँगा। आजकल हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा बच्चा हमसे नाराज़ होता, हम विदिन नो टाइम उसको मोबाइल थमा देते, ले भई, मतलब छोटा बच्चा।
तो हम उससे आजकल की लाइफ में मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि जो डाइवर्जेंट टॉयज़ है, वो आपको बच्चों को दें और उससे अलग-अलग चीज़ें उनसे बनवाएँ और वो बचपन में ही सीखें। उनका उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट यहीं से आएगा। से एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आजकल फील्ड में मेडिकल फील्ड में बहुत सारे बच्चे जो हैं नीट क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं। जो ही 12th क्वाल एग्ज़ाम ख़त्म करते हैं तो नीट की कोचिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे एज़ ए फ़िज़िक्स लेक्चरर आपने 15-20 साल काम किया, तो अपने करियर में आप क्या देखते हैं फ़िज़िक्स को हम कैसे फ़िज़िक्स में अच्छा स्कोर कर पाएँगे? तो एक कॉमन सी बात है कि आज जो भी बच्चा खासकर हमारी स्टेट में हमारे डिस्ट्रिक्ट में कि जैसे वो 9th आया 12th आया तो उसके दिमाग में सिर्फ नीट होता। चलो अच्छी बात है ये उनके दिमाग में है और भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं जिनके बारे में बच्चा अवेयर होना चाहिए। इसलिए करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसको अदर करियर्स का भी पता हो, एक ही की तरफ ना भागे। और जहाँ तक नीट की बात है और उसमें फिज़िक्स की बात है, तो फिज़िक्स में मैं सबसे ज़्यादा बच्चों को इस बात पे ज़ोर देने के लिए कहता हूँ कि जब आप 9th पढ़ते हैं, 9th एक ऐसी स्टेज है, अगर आपने वहाँ पे फिज़िक्स पे, उसके बेसिक पे बहुत ध्यान दिया और आपने सिर्फ़ हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ों को याद करते हैं और जो अच्छा याद करता है तो हम मानते हैं ये बच्चा बहुत अच्छा क्योंकि इसके सारे अच्छे मार्क्स आएँगे, सब कुछ याद है। बट इम्पोर्टेंट वो नहीं होता, इम्पोर्टेंट वो होता है जैसे मैंने इससे पहले भी बात की कि वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। अगर उसको रियल लाइफ़ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है, तो उसको फिज़िक्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी आती है। उसका एक पैटर्न बनता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो अगर वो 9th की साइंस को, हालाँकि कहीं स्कूल्स में उससे पहले ही बच्चों को अच्छा अच्छा ट्रेन करते हैं फिज़िक्स में, मगर मैं आज भी मानता हूँ कि 9th की साइंस को, फिज़िक्स को वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ता है। अच्छे टीचर्स गाइड करने वाले हैं उसको, तो वो आगे 11th-12th में कोचिंग स्कूल में पढ़ता, लेकिन वो बेसिक उसको बहुत हेल्प करता, जिसकी वजह से फिज़िक्स में अच्छा स्कोर कर लेता। लेकिन 11th से शुरू करके वो अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। टीचर कम्युनिटी के लिए मैसेज क्या रहेगा जो स्पेशली साइंस पढ़ाते हैं और साइंस में अगर वो भी अवार्ड लेना चाहते हैं नेशनल साइंस टीचर का अवार्ड लेना चाहते हैं तो उनके लिए उनको क्या करना चाहिए एज ए बेस्ट साइंस टीचर बनने के लिए? जहाँ तक अवार्ड के बारे में है तो अ, हम बहुत सारे टीचर से इंटरेक्ट करते हैं। कई लोगों को लगता होगा नहीं पता होता उतना, लेकिन जो लोग हमसे कहीं कहीं सारे प्रोग्राम्स में हमारे साथ शामिल हुए, बहुत सारी ट्रेनिंग्स में हमारे साथ रहे, उनको पता होगा कि मेरा जर्नी आज से शुरू नहीं हुआ। जहाँ तक मुझे याद है मैं अभी तक किश्तवाड़ से 2 बार नेशनल के लिए पेंटिंग में मैंने बच्चे लिए, 2 बार। 2 हमारा इंस्पायर अवार्ड होता, किश्तवाड़ में 2-3 बार ही गए होंगे हाँ नेशनल, तो उसमें 2 बार मैं बच्चे लेके गया यहाँ से। और इसके अलावा हमारी एक नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होती है, उसमें मैं कितनी बार नेशनल गया मुझे अभी भी उसका तो मुझे याद नहीं। मैं खुद भी बहुत सारे प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेट किया, जैसे इससे पहले ये रमन सोसाइटी, रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन है, ये एक प्रोग्राम करती है जैसे टेक्नो फेस्टिवल, इसमें हमने 2 बार पार्टिसिपेट किया। एक बार मुझे उसमें एक मैंने मैकेनिक्स के ऊपर एक टीएलएम बनाया था, ग्राफ्स एंड गेम्स, उसके लिए मुझे सिल्वर मेडल मिला था वहाँ। मेरे वाले टीचर्स को मैं ये कहता हूँ जो साइंस में हैं, अपनी साइंस को एन्जॉय करें, यानी जो वो साइंस पढ़ाते हैं अगर वो उसको कहते हैं कि हम क्लासरूम में जाके टीच करेंगे तो यही हमारा काम है, वो फिर वो काम नहीं कर सकते। क्लासरूम में साइंस होती है, पढ़ानी होती है, लेकिन असल साइंस क्लासरूम से बाहर निकल के होती है। आप फील्ड में आओ, फिर साइंस कराओ। आप हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करो। आज बहुत सारी लैब्स है, हमारे पास एटीएल है, हमारे पास वहाँ से बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं। हमारे पास और भी लैब्स हैं, तो उनका इस्तेमाल करेंगे तो ये भी ऐसा ही अवार्ड उनको भी मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग मैं आपको प्रोजेक्ट आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि लास्ट ईयर या 1 साल पहले हमने एक प्रोजेक्ट किया था, जो डिफरेंट सोर्सेज़ हैं वाटर के किश्तवाड़ एरिया में। ये 2 स्टूडेंट थे हमारे, इज़हारुल हक और ज़ैद सामून, उन्होंने किया था। अब ये प्रोजेक्ट में क्या था, ये जानना बहुत ज़रूरी है जो लोग मुझे सुन रहे हैं कि किश्तवाड़ में जो हम पानी पीते हैं, ये पानी तो पहले हमको नेचुरल यानी ग्लेशियर से आता था। अब जो पानी है, उस पानी में बहुत सारी क्वांटिटी जो है वो हमारी टनल वाले पानी से आती है।
अब टनल से आने वाला पानी हम उसको चेक करते हैं, हमारे घर में कैंट लगा तो हम ये चेक करते हैं कि पानी हमारे लिए अच्छा कि नहीं, बहुत सारे कहते हैं हाँ जी अच्छा है। क्या चेक करते हैं हम? उसका टीडीएस चेक करते हैं और उसके अलावा हम उसका पीएच चेक करते हैं। लेकिन अगर पानी का अच्छा टीडीएस है, उसका अच्छा पीएच है, लेकिन उसके बाद भी हमें डाउट रहता है कि इस पानी में कहीं हेवी मेटल तो नहीं, क्योंकि वो पानी जो टनल से आता है उसमें हेवी मेटल आना पॉसिबल, क्योंकि वहां पे जो जियो केमिस्ट्री है, यानी पानी जब बहता तो वहां उसकी उस प्रोसेस की वजह से आपके पानी में हेवी मेटल आ सकते, जैसे कैडमियम है, जैसे आर्सेनिक है, लेड है। तो ये हेवी मेटल्स सीधा सीधा आपके लीवर को अटैक करते हैं। इन बच्चों ने क्या किया, अलग अलग सैंपल लिए और इन सैंपल में ये जानना चाहते हैं कि किश्तवाड़ में तो हम सीधे पानी पी रहे हैं, हमको लगता है पानी अच्छा है पीने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता डिपार्टमेंट इसके लिए क्या कर रहा है। हमको डिपार्टमेंट से नहीं लेना देना, लेकिन एज अ टीचर, हमारे टीचर उन बच्चों के साथ था और उन्होंने प्रोजेक्ट किया। हालांकि उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आया, इसलिए क्योंकि जो फाइनल टेस्टिंग थी उसकी हो नहीं पाई। आज भी मुझे डाउट है कि कहीं हमारे पानी में हेवी मेटल तो नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का लीवर में प्रॉब्लम होती है, ये हेवी मेटल सीधा सीधा लीवर पे अटैक करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जब हम करेंगे, इससे न सिर्फ वो बच्चा जो प्रोजेक्ट कर रहा है, ना वो टीचर, बल्कि पूरे की पूरी सोसाइटी को इससे फायदा होता है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट हम इस साल नहीं किए, इससे पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट किए जिसमें हम चाहते हैं कि लोकल एरिया की कोई प्रॉब्लम है उसको हम किस तरह से सॉल्व करें। सर आखिरी सवाल हमारा आपसे कि पेरेंटिंग कैसे बच्चे की रहनी चाहिए? बच्चे पेरेंट्स का क्या रोल रहना चाहिए? क्या शुगर कोटिंग बच्चे को करनी चाहिए या किस तरह से एक पेरेंट की स्ट्रेटजी रहेगी? पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? किस तरह से वो बच्चों को पेरेंटिंग करें? जहाँ तक पेरेंट्स की बात है तो मेरे हिसाब से पेरेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बनता है। जहाँ टीचर का रोल होता है वहाँ पेरेंट का बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनिशियल उसकी क्लास जो होती है वो तो घर ही होती है, उनके माँ बाप होते हैं। इसलिए माँ बाप का जो फर्ज बनता है वो है कि अपने बच्चों के सामने वो एक्टिविटी ना करें जो उनकी लाइफ स्पॉइल होगी। जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ या मेरे अपने रिलेशन में होते हैं, मैं उनका ये बात उनके डिस्कस करता हूँ कि फैमिली में कोई सिगरेट पीता तो वो बच्चों के सामने ना पिए। कोई गंदी ज़बान इस्तेमाल करता, उसे लगता है कि मैंने कर ली, क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन उस पे उस बच्चे पे क्या असर होगा। कभी-कभी हम आपस में झगड़ा करते हैं पेरेंट्स, तो उसका असर उस बच्चे पे कितना होगा वो नहीं समझते। और कुछ लोग अपने बच्चों से बहुत लाड प्यार करते हैं और उस बच्चे को ये लगता है कि भई मेरे को हर चीज़ मिल रही है, मेरे को मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो अगर उसको बचपन से ही एहसास रहा कि मेरे को हर चीज़ मिलती है, मैं जो अब माँ-बाप को कहता हूँ, माँ-बाप समझते हैं, कुछ माँ-बाप समझते हैं कि भई हमारे पास सोर्सेज़ हम क्यों ना दें? दे दो, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन ज़िंदगी से लड़ना उसको सिखाओ। बचपन में ही आपको अगर घर में छोटे-छोटे प्रोग्राम हैं, छोटा छोटा कोई काम है, उसको कहो तू मैनेज कर, ज़रा देखते हैं कि तेरी मैनेजमेंट कैसे है। तो आपको बिल्कुल छोटा बच्चा कैसा कर सकता है? मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको टी पार्टी है, तो उसको कहो कि भई तुझे छोटा बच्चा ज़रा अरेंज करके कैसे रखेंगे। बेशक वो अच्छे तरीके से अरेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने उसको एप्रिशिएट किया, ये इस बार तेरा अरेंजमेंट उतना अच्छा नहीं था लेकिन 80% था। वो सोचा कि अगली बार मैं इससे अच्छा अरेंजमेंट करूँगा। तो अर्ली क्लास जो है वो आपका घर है। तो अगर आपका घर का एनवायरनमेंट लॉजिकल नहीं होगा, रेशनल नहीं होगा, तो फिर वो बच्चा उसी हिसाब से डेवलप होगा।